जी, स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की क्लास में हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग टर्म के बारे में। मीन्स दैट कि अकाउंटिंग के भीतर जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उन शब्दों का मतलब जानेंगे, उनका क्या यूज है, क्या इस्तेमाल है वहाँ पे, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हम अकाउंटिंग टर्म के भीतर सबसे जो पहला टर्म है हमारा वो है अकाउंट। क्या है? अकाउंट। अकाउंट का मतलब खाता। ये किसके लिए है, क्या है, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, कहा है। अकाउंट किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर एसेट्स, एसेट्स का मतलब संपत्ति, एसेट्स का मतलब क्या होता है? संपत्ति। दूसरा है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। क्या होता है? दायित्व। एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। और या इनकम दिया है, इनकम का मतलब होता है आय। क्या होता है? आय पर पड़ता है। एग्जाम्पल में कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, जो भी है सारे अकाउंट में ही यूज होंगे। जैसे आपका एक पर्सनल अकाउंट है ना, उसमें सारे आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं ना, उसका इफेक्ट आप पे पड़ने वाला है। कहा है अकाउंट किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक स्टेटमेंट होता है जिसका प्रभाव किसी भी पार्टिकुलर संपत्ति पे या दायित्व पे, एक्सपेंस या इनकम पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अगला है सेकंड जो पॉइंट है वो है बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है? व्यापार। क्या होता है? व्यापार होता है। व्यापार चलाने के लिए मान लीजिए आपको, मैं मान रहा हूं कि आप सकुशल हैं, आपके पास बुद्धि विवेक सब कुछ है, तो बताइए। आयान तुम ही खड़े रहो, खड़े रहो। बताओ, बिजनेस अगर तुम एक सकुशल व्यक्ति हो, बुद्धि विवेक सब है, अगर बिजनेस चलाना हो तुमको, तो कुछ मैंडेटरी चीजें बताइए जो बिजनेस के लिए जरूरी है ताकि व्यापार प्रारंभ करने में आपके लिए आसानी हो जाए। सब कुछ है, माइंडसेट है। हाँ, कोई भी। हाँ 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 हाँ। हाँ ठीक। नहीं, सब कुछ अच्छा है। मतलब लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या है आपकी बिजनेस चलाने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है, ये बात है। अच्छी जगह बुरी जगह की बात नहीं होनी है। आपको लीगल रिक्वायरमेंट बताइए जो आपको बिजनेस चलाने में, जो मेन बिजनेस को चलाने के लिए जो, मान कोई भी एज्यूम कर लीजिए। हाँ लीगल रिक्वायरमेंट बताइए, वो तो बात की बात है ना, जब टर्नओवर अच्छा होगा तो वो बात की बात है। लीगल रिक्वायरमेंट बताइए, अगर व्यापार चलाना हो तो लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। बिजनेस जो मतलब कि बिजनेस की एक ऋण हो जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत होगी, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी, ऐसा ऐसा समझ लीजिए। सबसे मेन इन्वेस्टमेंट ही होता है, उसके बाद आप प्लान जो भी हो गया, जिस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो उसमें यूज हो। सिद्धार्थ बताइए, कुछ इम्प्रूव करेंगे क्या क्या बिजनेस चलाने के लिए, क्या क्या चीजें आपको चाहिए। बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले तो मुझे होना चाहिए कि आप बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें अच्छा सर्विस देना चाहिए। सर्विस की बात अभी मैंने की नहीं, अभी बिजनेस के लोग ज्यादा मत हो। जो मेन वो है बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या छोड़ेगी, आपको ऐसे बोलना होगा। सबसे पहले हमें लैंड की जरूरत होगी, जमीन की। बिल्डिंग की आवश्यकता होगी। कैश चाहिए एज ए कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करने के लिए। क्या सब कुछ है? मैं आपकी बुद्धि विवेक की बात किया हूँ ना। मैं क्या बोला था, बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, सपोर्टिव है, बार बार यही बात बोल रहा हूँ। क्या कहिए, मान लो अगर बिजनेस चलाना है तो सबसे पहले हमको एक जमीन चाहिए। जमीन है तो जगह है, उसके बाद बिल्डिंग चाहिए उस पर, तभी तो हम अपना चीज को कर पाएंगे। और क्या चाहिए? कैश चाहिए, उसमें रखी चीजें जो भी हैं, फर्नीचर एज ए फर्नीचर जो सपोर्टिव सपोर्टिव के तौर पे काम कर रही है। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है बिजनेस चलाने के। हाँ, उसके बाद अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ऐसा लोकेशन होना चाहिए जहाँ वो चीजें सुचारू रूप से चल सकें वगैरह वगैरह। पर ये लीगल सपोर्ट में इसी की बात करेंगे, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, है ना, ये सारी चीजें बैठे। ये बेसिक चीजें हैं। व्यापार कहा है। अच्छा, व्यापार क्यों स्टार्ट किया जाता है? व्यापार क्यों स्टार्ट किया जाता है, क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य ये है कि कमाने के लिए। हाँ, और दूसरा उद्देश्य है? हाँ, दूसरा बहुत लोग होते हैं मेन ही एक ही मेन उद्देश्य होता है, मेन
लाभ कमाना। लेकिन हाँ, बिजनेस में दो चीजें संभव है, या तो लाभ या तो हानि। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन यह सोच के स्टार्ट नहीं करता है कि चलो हानि कमाएंगे। सबका मेंटेलिटी सिर्फ एक चीज होता है कि लाभ कमाना है। अच्छा, फिक्स है कि लाभ ही कमाएंगे? नहीं, यह एक रिस्क है, और यही जो रिस्क उठाता है वो बिजनेस का मालिक है। तो कहा है, बिजनेस का मतलब क्या बताया गया है यहाँ पे? कहा गया है लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य बिजनेस या व्यापार कहलाता है। बिजनेस को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। एक ट्रेडिंग जो व्यवसायी है, मैन्युफैक्चरिंग जो उत्पादन करते हैं, और एक है सर्विस जो सुविधाएं प्रदान करते हैं। तीन भागों में बांटा गया है। मैन्युफैक्चरिंग जो उत्पादन करते हैं, सर्विस जो सुविधाएं प्रदान करते हैं, और ट्रेडिंग का मतलब जो व्यवसाय करते हैं। ये सारे ट्रेडर ही हैं, लेकिन नहीं हर चीज के बाद ट्रेडर लगा देते हैं ना। एसके ट्रेडर, बहुत सारी चीजें हैं, हाँ, लक्ष्मी ट्रेडर, तो ये सारी चीजें। तो क्या कहेंगे, बिजनेस क्या है? लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। अब अगला है प्रोप्राइटर। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोप्राइटर। थोड़ी स्पेलिंग एरर है, सेकंड जो यहाँ सही है, ये सही है। प्रोप्राइटर का मतलब मालिक होता है, स्वामी। वही जो बात अभी मैं बताया हूँ कि बिजनेस चलाने में रिस्क है, लाभ भी हो सकता है, हानि हो सकती है, हाँ, लेकिन हमेशा आपका इंटेंशन क्या होता है? आपका इंटेंशन क्या होता है? लाभ कमाना। क्या होता है? लाभ कमाना। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक रिस्क है, और यही रिस्क जो जिम्मेदारी ले रहा है, या ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदार है, ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदार है उस बिजनेस में हुए लाभ या हुए हानि। लाभ हुआ तो भी तुम ही जिम्मेदार हो, हानि हुई तो भी तुम ही जिम्मेदार हो। तो तुम क्या हो? उस कंपनी के प्रोप्राइटर, यानी कि उस कंपनी के मालिक, स्वामी है। ऑनर बोल सकते हैं, प्रोप्राइटर बोल सकते हैं। ऑनर, OWNER, ऑनर बोलिए या प्रोप्राइटर बोलिए। कहा है जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने की जोखिम उठाता है, या व्यापार में होने वाले लाभ या हानि का जिम्मेदार होता है, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? बिजनेस का मालिक या प्रोप्राइटर कहलाता है। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? बिजनेस का ऑनर। कौन कहलाता है? जो जोखिम उठा रहा है, बिजनेस में हुए लाभ या हानि का जो जिम्मेदार है, वही क्या है? बिजनेस का मालिक है, प्रोप्राइटर। ये 3 पॉइंट क्लियर हुए आपको? 3 पॉइंट क्या? अकाउंट्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या है, ऐसा बिजनेस क्या है, और प्रोप्राइटर क्या है। कोई दिक्कत? चौथा पॉइंट है अकाउंटिंग पीरियड। समय अवधि की बात की गई है। एक रेगुलर पीरियड यानी समय अवधि जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। जैसे मान लो हम बिजनेस स्टार्ट किए, अभी आने वाले सत्र में स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक, 25 तक, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, ये हमारा क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा, और यही अकाउंटिंग पीरियड कहलाएगा इस सत्र का। समझ रहे हैं? और इसी सत्र के लिए हमें जो स्टेटमेंट तैयार करेंगे, जिससे हमें पता चल पाएगा कि हमारी व्यापार की स्थिति क्या है, व्यापारी की स्थिति क्या है, सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा तैयार करते हैं। इस वित्तीय वर्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष, इंग्लिश में बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर, और यही कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि यही अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, और इनकी बीच की जो भी चीजें हुई हैं इन्हीं के बीच में होंगी, और इन्हीं के बीच में सेटल भी कर जाएंगे। अगर हानि हुई तो हानि, अभी इस नहीं कि इस हानि को अगले वर्ष में कैरी करके ले गए वगैरह वगैरह, नहीं, ये सब कुछ नहीं। समझ रहे ना बात को? ठीक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट आप कैसे तैयार कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या है? मंथ है, यानी कि मासिक आप इसको तैयार कर सकते हैं। अच्छा, जिनका टर्नओवर ज्यादा होता है, अच्छा एक टर्नओवर वर्ड आएगा, एक टर्नओवर वर्ड आएगा, तो बात की बात है। हर्षित बताइए, आप एक टर्नओवर क्या होता है? पूरे साल का जो पूरे ईयर का होता है, क्या क्या होता है? एक साल का जो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों, इनकमिंग
जो उस कंपनी का टर्नओवर है, ट्रांजेक्शन और कोई। देखिए टर्नओवर का मतलब ये होता है कि कितने का आपने सेल किया, सिर्फ इतना ही। हाँ सिर्फ, हाँ हाँ, जो भी साल मतलब साल की बात है, जो भी है साल की ही बात होगी, क्योंकि साल की बात की बात है, फाइनेंशियल ईयर नहीं, वो तो बात की बात है ना। नॉर्मली टर्नओवर क्या है, मैंने तो फाइनेंशियल ईयर से अभी जोड़ा ही नहीं इसको। नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे, बैठ जाइए, नॉर्मली आपसे अगर पूछता है कोई कि टर्नओवर क्या कहलाता है, तो कहिए ना ऑब्वियसली सर, जो हम जितनी हम सेल करेंगे सर, वही हमारा क्या कहलाएगा, टर्नओवर क्या। जैसे कई लोग दिमाग में आता है सर, हमने कितने का बेचा, कितना खरीदा, इसको टर्नओवर नहीं, कितने का बेचा टर्नओवर। खरीदने वाली बात नहीं आएगी, लेन देन वाली बात नहीं आएगी, सिर्फ कितने का बेचे हैं, यही आपका क्या कहलाएगा, टर्नओवर। और यही अच्छा होता है तो लोग कहते हैं इनका गुडविल बहुत अच्छा है, टर्नओवर बहुत अच्छा है। समझ गया ना बात को, ठीक। तो बात की बात आएगी टर्नओवर की, अभी तो बहुत आगे है। तो प्रोप्राइटर ये कहा है कि अकाउंटिंग पीरियड आप कैसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली यानी तिमाही कर सकते हैं। 4 क्वार्टर होता है, कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का 4 होता है। ठीक है, स्टार्ट होता है जुलाई अगस्त सितंबर, शायद 1 में होता है, जुलाई अगस्त सितंबर 1। अभी बता नहीं, उस तरह नहीं होता है सर, 1 अप्रैल से जब हमारा बता रहा हूँ जो। एक मिनट, मैं जीएसटी वाला लॉगिन करके बता दूंगा आप लोग को, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक मिनट। हाँ कर लेंगे अभी, अरे ठीक है बता देंगे भाई। तो 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, 3 महीने का 4 क्वार्टर होता है। और ये चीज आप ईयरली भी कर सकते हैं। अच्छा, ईयरली तब किया जाता है जब आपका बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंडेबल ना हो। अच्छा, मंथली करने से फायदा क्या है कि उस मंथ की चीजें उसी मंथ में अगर सब कुछ वेल सेटल हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने में बहुत बेहतर होगा। और जब साल भर का डाटा एक कलेक्ट करने लगेंगे तो दिक्कत होगी। जैसे देखते नहीं है, कुछ कुछ दुकान बच्चों को केवल फुल टाइम जॉब नहीं देती, केवल पार्ट टाइम देती है, क्योंकि उसको पता है कि बहुत ज्यादा हमारा ट्रांजेक्शन नहीं होता है। बच्चा कोई आएगा 4 दिन ही आएगा, ये मेरा ट्रांजेक्शन कर देगा। और कुछ है जो पर डे दुकान पे बैठे रहिए, आप अपना करते रहिए, समझ रहे हैं ना बात को। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्या है। अगला है चार्ट्स ऑफ अकाउंट। चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्या है समझिएगा, ऐसे सभी अकाउंट का समूह जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसे हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। आगे आप पढ़ेंगे भी चार्ट्स ऑफ अकाउंट के बारे में। जैसे पार्टिकुलर उनका कुछ ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप होगा। जैसे कि 2 बातें होंगी ना बिजनेस, यहाँ अकाउंटिंग में या ऐसे कैसे बिजनेस में चलाने के लिए 2 बातें बड़ा सक्षम है। सामने देखिएगा, 2 चीजें बहुत कॉमन है, एक है परचेज और दूसरा है सेल। तो पर और हम कभी भी खुद की बात कभी नहीं करेंगे, हम हमेशा प्रियोरिटी किसको देंगे, सामने वाले। तो हम परचेज करते हैं तो सामने वाला कहलाता है सप्लायर। क्या कहलाता है, सप्लायर कहलाता है। और जब हम सेल करते हैं तो सामने वाला हमारा कहलाता है कस्टमर। क्या कहलाता है, कस्टमर कहलाता है। कस्टमर, कंज्यूमर नहीं। अच्छा खड़े हो जाए, इसमें खड़े हो सिद्धार्थ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। मतलब कुछ पता है आपको, आइडिया, कोई भी लड़का लड़की बताएगा कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क है। सुनिए हम, ठीक है, हाँ हाँ बताइए, बैठ जाइए सीधा। सर कस्टमर जो बाय कर रहा है, कंज्यूमर होता है जो उसको कंज्यूम कर रहा है। थोड़ा बहुत है, लेकिन वही बतिया कह रही है, उसका अर्थ नहीं होता है। कोई नहीं, आईएएस में एक आया था कार्बोरेटर इंजन, पता नहीं किस इंजन कैसे अलग है। कार्बोरेटर में कार्बोरेटर यूज होता है और मैकेनिकल में मैकेनिक। आई एम टॉकिंग इंजीनियर, ठीक है। क्वेश्चन आसान था। कंज्यूम का मतलब होता है यूज करना। जैसे आप एक व्यापारी हैं, आप मुझसे रिमोट खरीदे हैं, आप खरीदे, आप बिजनेसमैन हैं, आप खरीदे किस लिए खरीदे हैं, बेचने के लिए। आप मेरे लिए क्या है, आप मेरे कस्टमर हैं। और आपने दे दिया किसको, हर्षित को, और उस अब जाके घर यूज कर रहा है, चला रहा है, वो क्या है, कंज्यूमर है, जो चीजों का उपयोग कर रहा है। आप किस लिए सामान खरीद रहे हैं, आप बेचने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं, और वो यूज करने के उद्देश्य से। तो मेरे लिए आप क्या कहलाएंगे, कस्टमर, और आपके लिए वो क्या कहलाएगा, है वो आपके लिए वो भी एक कस्टमर है, लेकिन वो भी खरीद रहा है कंज्यूम करने के लिए, यूज करेगा।
और वही कहानी समाप्त हो गई, क्योंकि ये चीज अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। समझ गया ना? तो कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस समझ में आ गया, याद रहेगा अब ना? तो कहा है चार्ट ऑफ अकाउंट में यही है। तो बात की बात आगे आगे चल देखेंगे। अगला है एंटिटी। क्या है? एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी का मतलब बच्चों होता है अस्तित्व। क्या होता है? अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब क्या कहना चाहता हूँ, समझ रहे हैं आप? जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं नॉर्मली अगर बात करूं तो पटोना में कोई ज्वेलरी की दुकान होगी जो बहुत फेमस होगी, है कोई? कौन सी? आरके है, बाला है, और सबसे ज्यादा आरके, ऐश्वर्या भी कोई कह रहा है, ठीक है, जो भी फेमस है। तो वो अपनी दुकानें दो टाइप से फेमस होती है। एक, वो अपना खुद का अस्तित्व बनाती है कि वहां कोई भी बैठ जाए लोग वहीं जाएंगे दुकान के नाम। और एक होता है कि जगह कैसा है, बिजनेस कैसा नहीं है, व्यक्ति के हिसाब से होती है। जैसे आप देखो, मैं कहूँ थोड़ा मिठाई कहाँ अच्छी मिली तो आपने प्रेफर कर दिया चलिए गोकुल में बड़ा अच्छा मिठाई मिलता है, तो गोकुल की दुकान पे कौन खड़ा होगा ये मैटर नहीं होगा। गूगल में मिठाई अच्छी मिलती है ये मैटर कर रहा है, और लोग इसी नाम पे जा रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हेयर कट लेना है, हाँ कुछ से जाके लेना, वो बड़ा बढ़िया काटता है। तो ये क्या हो गया, वो किस दुकान में काम करेगा वहां भीड़ होगी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति का नेचर है, वो व्यक्ति का अस्तित्व है। तो मैं अस्तित्व दो चीजें बता दी, बिजनेस का अस्तित्व अलग होता है और व्यक्ति का अलग है। मतलब अगर आपका अस्तित्व अच्छा है तो आप यहाँ नहीं, आप कहीं भी कार्य करें, आपके पीछे पीछे लोग आएंगे और वहां भीड़ होगी। ये आपका अस्तित्व, व्यक्ति का अस्तित्व है। और बिजनेस में क्या है कि आप बैठिए, चाहे आपका लड़का या जो भी कोई भी बैठ रहा है, वो बिजनेस तब भी उतना ही चला, और आप बैठे थे तब भी उतना ही चला। ये किसका अस्तित्व है? या फिर व्यापार का। दो टाइप का अस्तित्व होता है। कहा है एंटिटी एक पर्सन का भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म का हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन या संस्था का भी हो सकता है। जैसे संस्था का पटोना में पूरे कुशीनगर में अपना जेटी का नाम, पूरे कुशीनगर जिले में इतना बड़ा संस्था कहीं है जितना बड़ा संस्था है कुशीनगर जिले में। तो यहाँ पटोना में भी बहुत कुछ लोग संस्था वालों को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग के पास नाम पेपर क्या जाते हैं ज्यादा। ये क्या है? एक संस्था का एक अस्तित्व, एंटिटी अच्छी एंटिटी है, इसलिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। कहा है जिसका एक लीगल एग्जिस्टेंस मौजूदगी होना चाहिए, एक लीगल तरीके, और सेपरेट एग्जिस्टेंस। सेपरेट का मतलब अलग अलग अस्तित्व। अलग अलग क्या करना है, मतलब समझ रहे हैं ना? कि अगर हम बात करें पुष्कर सर का, तो पुष्कर सर का अस्तित्व अलग है और गायत्री का अस्तित्व अलग है। गायत्री क्या है? उनका एक बिजनेस ट्रेड है, और वो क्या है? एक पर्सन। ये दोनों का अस्तित्व अलग अलग ही मान के काम करेंगे, दोनों को एक मान के कभी काम नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन लाइबल होंगे क्या? वही होंगे हर चीज के। जिम्मेदार कौन होगा? अगर आपको कोई क्लेम करना हो, कोई भी काम करना हो, तो आप गायत्री पे क्लेम करेंगे, लेकिन उसका सारा वहन किसको करना होगा? समझ रहे हैं बात को? तो उसमें नाम दिया हो, जैसे मान लो राजेश ज्वेलर्स है, बहुत फेमस है, तो राजेश ज्वेलर्स क्या है? इसकी एंटिटी बनी हुई है पटोना में, बहुत फेमस है। लोग तुरंत आपको प्रीफर करते हैं, चलिए वहां चलिए, वहां अच्छा मिल जाएगा, और आप भी चले भी जाते हैं। प्रेफरेंस पे ही लोग जाते हैं। वो सामान खरीदना होता है, लोग पूछते हैं कहाँ ऐसी बढ़िया मिलता है। क्या है? उस बिजनेस का अस्तित्व बना हुआ है, लोग प्रीफर कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। और कभी कभी किसी व्यक्ति की भी बात आ जाती है तो वो व्यक्ति बड़ा अच्छा, जैसे शादी विवाह में तुम्हारे घर मिठाई बनवानी है, किसी किसी मतलब भंडारी को रखते हैं ना बनाने के लिए मिठाई वाले, तो वो फेमस है, बहुत फेमस है, इसीलिए आप भी उसको प्रेफर करते हो। 1000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े देते हो, सिर्फ इसलिए अच्छा काम करे। तो एंटिटी दो अलग अलग मान के करेंगे, पर्सन की अलग और बिजनेस की अलग। समझा गया ना? एंटिटी का मतलब क्या होता है? चलिए अगला है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब होता है, पता है क्या होता है ट्रांजेक्शन? सौदा। क्या होता है? सौदा। और सौदा मैक्सिमम कितने भी लोग होते हैं, लेकिन मिनिमम ट्रांजेक्शन करने के लिए कम से कम दो चाहिए, अधिक से अधिक कितने हो जाए, लेकिन कम से कम दो तो चाहिए। हाँ, कहा हाँ लेन देन करेंगे तो किसे करेंगे? कम से कम होने चाहिए ना। हाँ, सामने होना चाहिए। कहा है दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच में। बिजनेस एंटिटी यानी दोनों का जो अलग अलग अस्तित्व, मेरा अलग है आपका अलग,
दोनों के बीच में होने वाला जो ट्रांजेक्शन लेन देन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन बोलेंगे। ट्रांजेक्शन एक इवेंट भी होगा, एक इवेंट माना जाएगा जिसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। हम आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे तो कोई वैल्यू होगी नहीं होगी, समझ रहे हैं ना? मतलब ऐसी नहीं होगी जिसकी जीरो हो वैल्यू, नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू है। 500 वैल्यू, 500 की वैल्यू है 500 रुपया, समझ रहे हैं ना? एक ऐसा होना चाहिए जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, मेजरमेंट करता है ना? ये बात कहा है, एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू है जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच में इन्वॉल्व हो। जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, अब समझिएगा, सामान खरीदा, उसने आपको क्या दिया होगा, सामान दिया होगा, उस सामान की कुछ वैल्यू रही होगी जो आप दुकानदार को दे के आए, सही बात है? ये क्या हुआ, ट्रांजेक्शन, और आपने उसके बदले वैल्यू, यानी कोई ना कोई वैल्यू। और क्या कहा है, रिसीव्ड मनी, किसी से पैसा प्राप्त किए, किसी से पैसा प्राप्त किए होंगे तो आपके पास पैसा आया, एक वैल्यू प्राप्त हुई, ये भी वैल्यू मेजरमेंट। अगला क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर, यानी अपने सप्लायर को, जिसे आप सामान खरीदे उसको पैसा दिए, ये भी क्या है, एक वैल्यू। कोई भी ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट हो, उधार हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। भाई नकद कर रहे हैं तो भी है, पैसा तो देना पड़ेगा ना, उसकी वैल्यू है। मान लो कॉपी हम लेते आए इनसे खरीद के, एक कॉपी लेते आए, तो इस कॉपी भले पैसा नहीं दिया लेकिन कॉपी की वैल्यू है कि नहीं है, इन फ्यूचर देना होगा हमें, और इसी को क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन बोलेंगे। वो बोला है आप सामान चाहे नगद खरीद रहे हो कैश में या क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है बच्चों, उधार होता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। कभी याद रखिएगा, कभी भी ट्रांजेक्शन में क्रेडिट शब्द अगर आ रहा है, क्रेडिट शब्द का मतलब होता है उधार। क्या होता है, उधार। वो लिखकर ठीक। और अगला है एसेट क्या होता है अगला, एसेट्स है। चलिए अब इसकी बात करते हैं, एसेट्स क्या होता है। तो सुन लीजिए ध्यान से, अभी जस्ट जो मैं पूछा वही क्वेश्चन, बिजनेस वाला पूछा ना, बिजनेस को चलाने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। तो बिजनेस चलाने के लिए, सिद्धार्थ सामने देखो बाबू, बिजनेस चलाने के लिए जो चीजें उपयोगी हैं, जो उनकी हेल्प कर रही हैं, वही चीजें क्या कहलाती है, संपत्ति कहलाती है। जैसे इस बिजनेस को चलाने के लिए एक प्रोजेक्टर, एक कंप्यूटर, एक फर्नीचर, एक लैंड, एक बिल्डिंग, ये सारी क्या है, सिर्फ मुझे छोड़ के जितनी चीजें आपको आंखों से दिख रही है यहाँ पे वो सब संपत्ति किसकी, इस संस्था। इवन ए मार्कर, पेन, पेंसिल, पेपर, एवरीथिंग, सब कुछ क्या है, इस संस्था की, इस गायत्री इंस्टीट्यूट की संपत्ति, और ये मदद करेंगी बिजनेस को चलाने में। तो कह सकते हैं कि बिजनेस चलाने के लिए जो चीजें उपयोगी है वही व्यापार की क्या कहलाएगी, संपत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संपत्ति कहलाएगी। जो चीजें उपयोगी है व्यापार चलाने में वो क्या कहलाएगी, बिजनेस की संपत्ति, यानी व्यापार की संपत्ति कहलाएगी। कहा है वे सभी वस्तुएं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से व्यापार चलाने में मदद करती हैं, क्या कहलाती है, एसेट्स, यानी संपत्ति कहलाती है। एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिसे मनी के रूप में मेजर किया जा सकता है। जैसे कि भवन, भवन बोले वही बिल्डिंग, शुद्ध में हिंदी में भवन मतलब बिल्डिंग। कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, संपत्ति है। कैश संपत्ति है, ठीक है, चाहे कैश हो या बैंक बैलेंस हो, वो भी क्या है, संपत्ति कहलाएगा। संपत्ति भी दो टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और एक होता है करंट एसेट्स। कितने होते हैं, दो होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और एक होता है करंट। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है समझिएगा, जो संपत्तियां अस्थायी रूप से लंबे वर्ष तक चलती रहती है या जिनकी समय अवधि 1 वर्ष से ज्यादा होती है उन्हें हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। जैसे लैंड क्या है, एक साल बाद खत्म हो जाएगा, एक साल पहले नहीं है, फिक्स है। अभी वो दिमाग आपका रिपेयर दिए तो अरे लैंडवर रहेगा ना, किसी का भी रहेगा, फिक्स है। बिल्डिंग फिक्स है, फर्नीचर फिक्स है, मशीनरी फिक्स है, व्हीकल्स गाड़ी घोड़ा फिक्स है। अब करंट एसेट क्या है, जिनकी जीवन की आयु कह सकते हैं, काल, जीवन काल जिनका वर्ष 1 वर्ष से कम होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, करंट एसेट। बताओ हर्षित, करंट एसेट का कोई एग्जांपल।
टीवी हो गया। नहीं, टीवी को रखोगे तो फिर फिक्स में रखोगे ना। सबसे ठीक एग्जांपल तो जो सभी सभी के पास होते हैं करंट एसेट का, जो सभी के पास है। कैश, कैश क्या होता है? करंट एसेट होता है। कैश क्या है? करंट एसेट। समझ ना? कैश ये नॉर्मल चीजें जैसे पेन मार्कर होगा हो गया, सब क्या है? करंट एसेट्स। ठीक है, याद रहेगा ना, ये सब दिमाग में रखिएगा। तो एसेट्स कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? जिनका कार्यकाल जो लंबे समय तक बिजनेस में उपयोगी हो या एक वर्ष से ज्यादा तक चलते रहे। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है फिक्स एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं, सुन लो, ऐसे एसेट्स हैं जिसको किसी भी बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है, उसे फिक्स एसेट कहते हैं। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सर। करंट एसेट क्या है? ऐसे एसेट जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे यूज किए जाते हैं। जैसे स्टॉक बिल इसे में प्राप्त हुआ, कैश है, बैंक बैलेंस भी क्या है? करंट एसेट्स ही है। आज बैंक बैलेंस है, कल समझ गया ना आप लोग? ये सारे क्या है? एसेट्स। अगला है लाइबिलिटी। क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब बच्चे होता है दायित्व। क्या होता है? दायित्व होता है। समझिएगा, पहले समझ लीजिएगा। अगर मैंने किसी से कुछ पैसा लिया है, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, अगर हमने किसी से कोई पैसा लिया है तो अब हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका चुकाएं। अगर हमने किसी चीज से उधार लिया है तो अब हमारा दायित्व बनता है कि चुकाएं। एक नॉर्मल एग्जांपल में समझाऊंगा। मान लीजिए आपकी एक मेडिकल की शॉप थी, ठीक है, और आपके पास एक कस्टमर आया कोई मेडिसिन लेने, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका कस्टमर आपकी दुकान से खाली हाथ जाए। तो अक्सर मेडिकल स्टोर वाले ये काम करते हैं कि बगल वाले मेडिकल स्टोर के पास अपने छोटू भेजेंगे, कहेंगे जाओ बगल वाले भैया की दुकान से लेते आओ सामान, दवाई। तो दवाई लेके आएगा, दवाई आप कस्टमर को देंगे, कस्टमर आपको पैसा देगा, कस्टमर चला गया, हो गया, बेच दिए। अब आपके ऊपर दायित्व बनेगा आपका कि आप बगल वाले दुकान को, जो बगल मेडिकल शॉप से मंगाए थे, या तो पैसा उसको दे दे, या नेक्स्ट टाइम जब आपका स्टॉक आएगा मेडिसिन का तो एक पत्ते को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? स्ट्रिप बोलेंगे। एक स्ट्रिप आप उसको वापस कर दें। समझ रहे ना? ये दायित्व है आपका कि या तो एक पत्ता दवा उसका वापस कर दीजिए या फिर पैसा दे दीजिए। ये क्या है? आपका दायित्व है। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो आपके ऊपर दायित्व बनता है। दायित्व के लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं, बताइएगा आप लोग। एक होता है पोस्टपेड और एक होता है प्रीपेड। नाम सुने? पोस्टपेड और प्रीपेड। बताओ। बताओ तुम्हें तो श्याम सुंदर, प्रीपेड क्या होता है, पोस्टपेड क्या होता है? खड़े हो जाओ, लग रहा है कहीं कोमा में चले गए। बताओ, टफ लग गया क्या? प्रीपेड और पोस्टपेड बताइए। अबे प्रीपेड पोस्टपेड बताइए, खड़े हो जाइए। प्रीपेड और पोस्टपेड बताइए, खड़े हो जाइए। तुमको यार लग रहा है तुमको बोला हूं खड़े। किस बात का पैसा दोगे? हमको दे दो, पोस्टपेड कहला जाएगा। तो समझाओ और अच्छे से, तुमको पढ़ाया भी है। बैठ जाओ। देखिए, प्रीपेड कहता है कि पहले भुगतान करिए तब लाभ उठाइए, और पोस्टपेड कहता है पहले लाभ उठाइए फिर भुगतान करिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप एक महीना यूज करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? पोस्टपेड सेवा है। सिम में भी प्रीपेड पोस्टपेड आता है, लेकिन यही ज्यादातर हम लोग प्रीपेड यूज करते हैं। तो मतलब अगर पहले हम सर्विस ले रहे हैं बाद में पेमेंट कर रहे हैं तो इसे पोस्टपेड बोलेंगे, और यही लाइबिलिटी कहलाएगी। सेवा लिए हैं तो उसका भुगतान करिए, ये आपका दायित्व है। भाई किसी से सामान लिए तो उसका चुकाएंगे ना, ये आपका दायित्व है। और प्रीपेड क्या है कि पहले ही पैसा दे दिए, अब कहाँ दायित्व बनेगा, अब सामान काम करिए। तो इसीलिए प्रीपेड को एसेट्स कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रीपेड को एसेट्स कहा गया है और पोस्टपेड को लाइबिलिटी कहा गया है। यानी अगर आपने किसी से कोई चीज उधार लिया है
तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसे क्या करें, चुकाएं। क्या करें, चुकाएं। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया बात ना? प्रीपेड और पोस्टपेड याद रहेगा ना? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। मतलब